आना चाहिए 14 दिन। जब 28वें दिन हो जाता है तब उसके और दौरान जब 28वें दिन जब ये पीरियड समाप्त हो जाता है तब उसके बाद स्त्रियां को गर्भ धारण करने की क्षमता 14 दिन तक रहता है। ठीक है, कितना दिन तक? 14 दिन तक। तो ये 14 दिन के बाद फिर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं, उसके बाद वो गर्भ धारण नहीं कर सकती है। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। तो पहला यानी कि महिलाओं में यौन आरंभ के दौरान मानसिक धर्म के रूप में पहला जो होता है, पहली बार जो आता है उसको रजो दर्शन बोलते हैं। और ये क्रिया जब बार बार शरीर के अंदर होने लगता है तब इसको बोलते हैं रजो धर्म या मानसिक चक्र बोलते हैं। ये महिलाओं में कितने दिन तक रह सकता है? तो मैक्सिमम 50 वर्ष तक। 50 वर्ष तक महिलाएं की ये क्रिया चलते रहती है। अगर वो महिलाएं 50 वर्ष से ज्यादा हो गई हैं, ठीक है, तो ये मानसिक चक्र क्रिया उनके स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसके बाद महिलाएं गर्भधारण नहीं कर सकती हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है, ठीक है, दूसरा नंबर सवाल है, एक संकर संकरण में विभिन्न संकरणों की चरणों की विशेषताओं वाले दो पौधों का चयन होता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे लिखा है, ध्यान रखना है, दो, कितना? तो दो, यहाँ पे दिमाग पे रखना भाई, दो चरण। ठीक है, ध्यान रखना भाई कि एक संकरण यानी कि विभिन्न संकरणों की विशेषताओं वाले दो पौधों का संयोजन होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा वो कैपिटल टी, ठीक है, एक कैपिटल टी पढ़ा होगा आपने, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये स्मॉल टी और क्या होता है, मटर के पौधे, एक मटर के पौधे, साधारण मटर के पौधे जो बड़ा हुआ और एक छोटा हुआ, उसको लेकर उसको क्रॉस कराया गया। ठीक है, और जब क्रॉस कराया गया तो एक अलग आया, एक टीटी आ गया। ठीक है, एक टीटी आ गया, मतलब छोटा छोटा और एक बड़ा बड़ा। ठीक है, एक आवश्यकता से भी बड़ा बड़ा आ गया। ठीक है, फिर दोनों को क्रॉस कराया गया, तब जाके एक मतलब एक ऐसे चीजें निकल के आया जो केवल एक मीडियम साइज में निकल के आया। ठीक है, तो ये क्रिया जब चलने लगी तो इससे क्या हुआ कि फसलें बर्बाद नहीं हुई। अब ये बाद में चल के आगे चल के सभी पौधे पे इसका संकरण उसके जो अनुवांशिक संकरण था उसको सभी पौधे पे कराया गया। ठीक है, जिसकी वजह से आज हमें हाइब्रिड पौधे, संकर नस्ल के पौधे जो हमें मिलती है, यही संकरण से मिला। ठीक है, तो इसको कराने वाले चार्ल्स डार्विन थे। ठीक, चलिए सवाल नंबर 3 ध्यान से देखेंगे। अब यहां पे है, मनुष्य में यूरिक चक्र निम्नलिखित में से किस अंग से होता है? यूरिक चक्र क्या होता है? मनुष्य में यूरिक चक्र किससे होता है? अब मनुष्य में यूरिक चक्र क्या होता है सुनिएगा। तो जैसे हम लोग का जो शरीर मूत्र से जो मूत्र निकलता है, यही हमारा यूरिक चक्र है। ठीक है, ये यूरिक चक्र कहां से शुरू होता है? तो यकृत से। कहां से शुरू होता है? यकृत से। अब इसको छानने के काम एक होता है, वृक्क करता है। इसमें जो दे रखा है, तो मूत्र को जो छानने के काम जो करता है वृक्क करता है। ठीक है, और वृक्क के आकार सेम के बीज के तरह होता है। ठीक है, वृक्क का आकार सेम के बीज के तरह होता है, और इस क्रिया को संपादित करने के लिए हमारे शरीर के अंदर होता है नेफ्रॉन। ठीक है, क्या होता है? नेफ्रॉन। तो ये दिमाग पे रख सकते हैं आप। चलिए, अब यहां पे 4 नंबर सवाल है, किसी वस्तु को 4D क्षमता वाले लेंस को मुख्य अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? अब देखिएगा, यहां पे जो डी आया है, सुनिएगा, ज्यादा बात नहीं करेंगे, 4D यहां पे देखिए इस तरह से पॉइंट डी। अगर यहां पे कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब सीधा सा है कि वो प्लस है। ठीक है, सीधा सा प्लस है। अगर अब प्लस है तो दर्पण लेंस कौन सा होगा? तो लेंस होना चाहिए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होगा। ठीक है, कौन सा लेंस होगा भाई? उत्तल लेंस होगा। ठीक है, कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। अब उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है ये जानिए। उत्तल लेंस प्रतिबिंब बनाता कैसा है? तो उत्तल लेंस बनाता है भाई, यहां देखेंगे यहां पे सीधा है, यहां पे एक चीज वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और उल्टा बनाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप यहां देखिए, यहां पे जो रखा है इसने, तो P बराबर 1/f जो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, P बराबर 1/f, तो इससे जो हमें प्रतिबिंब आएगा वो प्लस डी में आया। ठीक है, क्या चीज में आया?
प्लस डी में आया, तो प्लस डी यानी कि जिसका फोकस मतलब होता है, फोकस क्या हुआ, धनात्मक हुआ। तो फोकस धनात्मक किसका होता है, तो उत्तल लेंस का ही होता है, ठीक है, उत्तल लेंस का हुआ है। तो उत्तल लेंस का जो कंडीशन क्या है, उसमें प्रतिबिंब वास्तविक, पहला कंडीशन तो यह है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनाता है, पहला कंडीशन है वास्तविक बनाता है, और दूसरा कंडीशन ये है कि वो उल्टा बनाता है, ठीक है। उल्टा क्यों बनाता है, क्योंकि वो प्रतिबिंब को, जैसे हमारे आंख हुआ, जैसे मान के चलिए हमारा आंख हुआ, ठीक, हमारे जो आई हुए आंख, तो आंख में के कंडीशन क्या था, हमारा आंख का जो लेंस, जो हमारे आंख का जो लेंस है उत्तल लेंस की तरह है, उत्तल, यहाँ पे उत्तल लेंस की तरह, इसमें क्या होता है भाई, उत्तल लेंस की तरह है, और इसमें कंडीशन क्या है, तो उत्तल लेंस में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, लेकिन इसका जब रेटिना पर प्रतिबिंब को प्रतिबिंबित किया जाता है तो ये सीधा होता है, ठीक है। इसीलिए ये भी हमारा जो उत्तल दर्पण जो हमारा है, सॉरी उत्तल लेंस जो हमारा आया, उत्तल लेंस का कंडीशन होता है वास्तविक और उल्टा, ठीक है। चलिए अब यहां देखेंगे एक सवाल है 5 नंबर, ध्यान से देखेंगे। सवाल है, जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को एक साथ मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण प्रेक्षण प्रेक्षण सत्य होगा, ठीक है। अब इसमें बताया क्या जा रहा है, तो पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ पे लेड नाइट्रेट है, ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे PbNO NO3, ठीक है, कि होल 2, ठीक है। अब प्लस में Ki, यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki, ठीक है, यहाँ पे। अब इस दोनों को अभिक्रिया जब कराया जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, कह रहा है तो बनेगा, तो यहाँ से है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के अभिक्रिया जो कराया जा रहा है तो क्या बनेगा, तो इसमें कह रहा है, सुनिएगा, ऑप्शन में जो कह रहा है कि कोई अभिक्रिया नहीं होगा, लेड नाइट्रेट का एक सफेद अवक्षेप बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट का एक सफेद अवक्षेप बनेगा, और यहाँ पे लेड नाइट्रेट का एक पीला अवक्षेप बनेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेड नाइट्रेट का एक पीला सा अवक्षेप बनेगा, ठीक है। तो दिमाग पे रखना है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 6ठा नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा धोआ सोडा के उपयोग में नहीं आता है। सवाल में नहीं लगाया है, आप आता है समझ के नहीं मार देना, ठीक है। इसमें जो सवाल कह रहा है आपसे कि नहीं आता है, तो कौन इसमें नहीं आता है, लेड नाइट धोने वाला सोडा। तो यहाँ ध्यान से रखना, धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, ओके भाई, 10H2O दिमाग पे रखना है, ये धोने वाला सोडा का सूत्र है। अब ये क्या नहीं कर सकता है, तो भाई ध्यान से रखना है, ये अग्नि सोडा को अग्निशामक में नहीं काम करता, सोडा एसिड अग्निशामक में काम नहीं करता है, ये काम आग बुझाने के काम नहीं करता है। बाकी ये कांच, कागज, साबुन, कागज आदि के निर्माण में ये काम आते हैं। दूसरा क्या है, जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने में ये काम आते हैं, क्योंकि अगर जल का अस्थायी कठोरता को दूर नहीं कर पाएंगे तो कपड़ा के सही से सफाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये जल के अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं कौन, सोडियम। यहाँ पे जो धोने वाला जो सोडा है, ये क्या होता है, जल के अस्थायी कठोरता को दूर करके कपड़े को साफ करने में मदद करते हैं, इसीलिए इनका धोआ सोडा कहा जाता है, ठीक है। और ये कह रहा है कि उपयोग किसमें नहीं करते हैं, तो भाई साहब उपयोग किसमें नहीं करते हैं, तो अग्निशामक में उपयोग नहीं करते। तो अग्निशामक में कौन उपयोग करते हैं भाई, तो पूछा जा रहा है कि किसका उपयोग इसमें होता है, तो भाई NaHCO3 यानी कि खाने वाला सोडा का उपयोग आग बुझाने में करते हैं। कब, जब इसका अभिक्रिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराया जाता है, तब यह तैयार हो जाता है आग बुझाने वाला गैस बनाने के लिए, ठीक है। तो दिमाग में रखना है किसका उपयोग करते हैं भाई, तो खाने वाला सोडा का उपयोग हम लोग कथी में कर सकते हैं, अग्निशामक में उपयोग कर सकते हैं, किसके साथ, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भाई साहब। तो दिमाग पे रखना भाई, ये चीजें आपको दिमाग पे रखना है। किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं भाई, तो यहाँ पे धोने वाला सोडा यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है, दिमाग पे रखिएगा। चलिए ठीक है, सब लोग एक बार क्या करिए कि लाइक कर दीजिएगा अगर जुड़ चुके हैं हम हमसे, और आवाज अगर क्लियर पहुंच रहा है, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो इसको एक बार लाइक करिए और अपने अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए। हम हर दिन आपके लिए
8 बजे उपस्थित हो जाएंगे। तो आप भी हमसे जुड़ते रहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए यहां पे सवाल नंबर 7 कह रहा है कि दो प्रतिरोध, यानी कि दो प्रतिरोध है 10 ओमेगा है और 15 ओमेगा को समानांतर क्रम में संयोजित किया जा रहा है और 3 वोल्ट के बैटरी से संयोजित करने पर बैटरी में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहले बताते हैं कि समानांतर क्रम कैसा होता है। तो देखिए ऐसे ऐसे बैटरी को जोड़ा जा रहा है, ऐसे, ये आपका समानांतर क्रम हो गया। ठीक है, ये आपका समानांतर क्रम हो गया और बैटरी को जोड़ा जा रहा है। तो पहला मान के चलिए 10 ओमेगा हो गया और दूसरा जो हो गया 15 ओमेगा। तो जो एगो कैपेसिटेंस बने, मतलब एगो रेसिस्टेंस जो होगा, इक्वल रेसिस्टेंस, ये कितना का होगा ये पूछा जा रहा है और कितना का होगा और उसमें कितना धारा प्रवाहित करने पर हमारा जो मान आएगा ये सही हो जाएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं इसको। फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, आर इक्विवेलेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है भाई, R1 बट्टा R2 होता है ना जी। इस फॉर्मूला पर आप बनाइए, यहां पे रखेंगे 10, ठीक है, और यहां पे रखेंगे भाई 15, लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा कितना, 30। अब 10 से तो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जब आ जाएगा, ठीक है, तो भाई यहाँ पे ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, तो 3 2 5, 5 बटा हो गया 30, तो 6 पचे 30, यानी कि आर इक्विवेलेंट बराबर आ गया कितना भाई, 6 आ गया। अब इसको कितना के बैटरी से प्रवाहित कराना भाई, तो यहाँ देखो 3 वोल्ट के बैटरी से प्रवाहित करना है। इसको कितना के बैटरी से प्रवाहित करना है, 3 वोल्ट के बैटरी से प्रवाहित करना है। तो आपको भी पता होगा फॉर्मूला ओम के नियम ने दिया था, V बराबर आई आर, भाई V बराबर आई आर। तो V का मान कितना है 3, I का मान नहीं पता, R का मान कितना आया है, तो 6 आया है। चलिए हाँ, गड़बड़ ना हुआ है जी, 2 3 5, तो 6 पचे 30, 6 तो आ ही गया। सब क्या है, गड़बड़ आ गया। ठीक है, ठीक है, देखते हैं, यहाँ देखिए आ गया। तो आर पूरा कैलकुलेशन करिए लीजिए, आई बराबर हो गया आपका, आई बराबर आ गया, आई बराबर 3 अब बटा हो गया 6, तो 3 दूना 6, तो यहाँ एक बचा तो इसको काटेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो आई का मान आ गया 0.5 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पे दिया होगा 0.5 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी, ये आपका। ठीक है, 0.5 एम्पियर, यानी कि आप लोगों ने इसको इस ऑप्शन को 0.5 लिखिए, या इसी को आप लिख दीजिए 0.5 ऐसे एम्पियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। तो प्रक्रिया यही है कुल मिला के बनाने का। ठीक है, तो ओम के नियम से आपको इसको दिमाग पे रख सकते हैं। ये फॉर्मूला जो मैंने अप्लाई किया, ओम के नियम, ओम के नियम, ये नियम अगर याद ना रहे तो कैसे याद रख सकते हैं, ये नियम नहीं याद रहता है तो कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए बताते हैं आपको याद कैसे रख सकते हैं। तो देखिए, जो इस नियम को जपता है, ओम का नियम जो कहता है, भगवान शंकर जी ने उनको वरदान दिया है, भाई तुम वीर हो जाओ, ओम नमः शिवाय तुम कहोगे तो क्या हो जाएगा भाई, वीर हो जाओगे, वीर हो जाओगे, अर्थात V बराबर IR हो जाओगे। ठीक है भाई, इस तरह से तुम दिमाग पे इस चीज को, ओम के नियम को याद रख सकते हो। इस फॉर्मूला को याद रखना इस तरह से इजिली आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपको देखते हैं। चलिए भाई, ये सवाल आप देख लीजिए, पौधे की जड़ ऑक्सीजन कहां से प्राप्त करती है, पौधे की जड़ ऑक्सीजन कहां से प्राप्त करती है। ठीक है, ध्यान से देखिए, पौधे की जड़, जैसे देखिए मान लीजिए कि ये पौधे हुए, तो आप तो जानते हैं, ठीक है, ये पौधे के पौधे, ये पौधे के जड़ हो गया। ठीक है, रूट, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रूट बोलते हैं। ये रूट कैसे ऑक्सीजन प्राप्त करता है, देखिए भाई, ये पौधे तो देखो, पौधे को चाहिए क्या, यहाँ देखो CO2 चाहिए पौधे को, इस क्रिया को, डाइजेशन को शुरू करने, चालू रखने के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए। नीचे से क्या चाहिए, जल चाहिए, क्या चाहिए, जल। पौधे को क्या चाहिए, नीचे से जल, H2O चाहिए। और इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है भाई। ठीक है, लेकिन अगर पौधे के अंदर कुछ दिन तक जिंदा रहना है, ठीक है, इस क्रिया को अगर, जो मतलब कहने का मतलब,
अगर इस पौधे को नीचे, मिट्टी के नीचे जो होता है, अगर जिंदा रहना है तो इसको नीचे किस चीज से मिलेगा, तो मिट्टी के कणों के बीच जो वायु जो होता है, अवकाश जो रंध्र जो होता है, जैसे पौधे जैसे जलीय कीड़े मकोड़े जो पृथ्वी के नीचे रहते हैं और वह पृथ्वी मिट्टी के अंदर जो फंसे हुए ऑक्सीजन से अपना श्वसन की क्रिया पूरा करता है, उसी तरह से हमारा पौधे के जड़ भी उसी तरह से ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे लिखा है मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से। ठीक है, तो दिमाग पे इस बात को आप रख सकते हैं। ठीक है, कैसे प्राप्त करते हैं तो ये देख लीजिए। ठीक है, फ्रॉम द एयर और द स्पेस द पेरेंट्स बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, यानी कि मिट्टी के कणों के बीच मौजूद अवकाशों से। ठीक है, याद रहेगा। अब एक चीज आपको थोड़ा सा मैं डिटेल कर दूं, पौधे के लिए अगर ये पौधा का ये मान लीजिए पत्ती है, ठीक है, मान लीजिए पत्ती है, ठीक है, इस पत्ती के अंदर क्या होता है, तो सबसे पहले इसके अंदर होता है क्लोरोफिल। क्या होता है भाई, क्लोरोफिल होता है, दिमाग पे रखना है भाई। पत्ती के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। वायुमंडल से इसको क्या चाहिए, वायुमंडल से इसको चाहिए CO2 चाहिए। क्या भाई, ये वायुमंडल से क्या प्राप्त करेगा, CO2। वायुमंडल में देगा क्या, रिमूव क्या कर देगा, रिमूव क्या कर देगा भाई, निकाल क्या देगा, तो ये ऑक्सीजन को निकाल देगा। क्या निकाल देगा भाई, O2 को ये बाहर निकाल देगा। इसके अंदर क्लोरोफिल रहता है, CO2 होता है। ठीक है, और ये भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश यानी कि सनलाइट, सूर्य के प्रकाश यानी कि सनलाइट की इसको जरूरत पड़ती है। तो तीन चीजें आप दिमाग पे रख सकते हैं, क्लोरोफिल, CO2 और सूर्य के प्रकाश। और नीचे से लेता क्या है भाई, जल। यानी कि कुल मिला के इस एक पौधे को भोजन बनाने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं कितना हो सकते हैं, तो 4। एक में हो सकता है पहले CO2, फिर जल H2O, फिर इसमें सूर्य के प्रकाश। ठीक है, पौधे भोजन बनाएंगे तो इतना चीजें चाहिए। और इसके अंदर एक मौजूद होता है, गॉड गिफ्टेड है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। एक बात और, जो इतना से जो भोजन बनाता है ना, इतना से जो भोजन बनाता है, CO2, H2O, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के मदद से जो भोजन बनाता है, वो कहलाते हैं स्वपोषी। कौन पोषी, स्वपोषी, स्वपोषी कहलाते हैं। दिमाग पे रखना भाई, जो इतना के मदद से जो भोजन बनाते हैं उसको बोलते हैं CO2, सॉरी, स्वपोषी। ठीक है, स्वपोषी क्या होता है आप समझिए। स्वपोषी क्या होता है, तो वैसे पौधे, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। ऐसा कौन हो सकते हैं, तो ऐसा पेड़ पौधा ही हो सकता है, बाकी कोई और नहीं। ठीक है, ऐसा गॉड गिफ्टेड जो है स्वपोषी जो होता है, वह स्वयं भोजन बनाता है, उसको किसी चीजों पर निर्भर नहीं रहना। अर्थात ऐसा चीजें केवल और केवल पेड़ पौधे हो सकते हैं। ठीक है, और पेड़ पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाता है, और ठीक है, और उसका उपभोग भी करता है, जिसके फल के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए उसके बाई प्रोडक्ट हो गए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जिसको हम लोग लेते हैं, और बाई प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्ट के रूप में जान सकते हैं कि वो प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग भी लेते हैं ऑक्सीजन, और हम लोग उसको छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके लिए प्रोडक्ट हो गया, ले लेता है वो बेचारा हमारे लिए, उसको अभिकारक के प्रति में जरूरी पड़ता है भोजन बनाने के लिए, तो हम लोग से लेता है वो CO2 और हम लोग को देता है ऑक्सीजन उसके बदले। ठीक है, और उसी तरह से उसके पेड़ पे जो फल लगता है, प्रोडक्ट हुआ, उसको हम लोग खाते हैं, जिससे हमारा दिनचर्या चलता है। ठीक है, जैसे चावल, आप सब्जी वगैरह जो भी खाते हैं, उसका वो प्रोडक्ट है, मतलब उत्पाद के रूप में निकलता है, और उस चीज का हम लोग सेवन करके अपनी दिनचर्या चलाते हैं। तो इसलिए हम लोग परपोषी हो गए। आज जो वो लोग भोजन जिसके अपने स्वयं बनाया और स्वयं को खाया, तो स्वपोषी कहलाया। आज जो दूसरे के बनाया हुआ खाया, यानी कि पर से आया। ठीक है, दूसरे पर से आया, दूसरे पर से, जैसे ना होता है कि कोई कहता है कि फलावा पर के रूनी बा, तो अमरुद जैसे आपने तोड़ते रूनी, तो दूसरे पर से जैसे तोड़ते, तो दूसरे पर से है, यानी कि परपोषी है। ठीक है, यानी कि दूसरे से प्राप्त करने वाले चीजों को हम लोग कहेंगे कथी, परपोषी। आज जो स्वयं बना रहा है उसको स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, परपोषी भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, वो आगे बताएंगे आपको, आगे देखिए। चलिए, अब यहां पे कह रहा है प्राथमिक ऊर्जा प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल क्या हो, अम्ल। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है, यहाँ पे 2 मनुष्य है, पक्षी है, गाय है, और पक्षी है, गाय है, मछली है। तो प्राइमरी एक्सेंट्रिक प्रोडक्ट इज द यूरिक एसिड, और इसमें इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है, पक्षी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए। किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर फोकस और उसके प्रकाश के केंद्र के बीच किसी बिंदु पर रखा गया हो, तो इस
का निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा। चलिए बताते हैं। उत्तल लेंस पहले बनाइए। तो पहले ये हो गया आपका उत्तल लेंस, क्लियर। चलो अब इसके नीचे एक यहाँ पे इसका हो गया मुख क्या बोलते हैं ना, मुख अक्ष हो गया। कथी कह रहा है, किसी वस्तु के उत्तल लेंस के मुख अक्ष पर फोकस, ठीक है भाई। तो मान चलिए यहाँ पे फोकस हो गया एफ, फोकस, और प्रकाश केंद्र, यानी कि ये प्रकाश केंद्र हो गया। इस बोलोगे प्रकाश केंद्र, क्या बोलेंगे भाई, प्रकाश केंद्र बोलेंगे, ठीक। चलिए इसको बोलते हैं प्रकाश केंद्र, और जिसको पी भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके बीच में कहीं भी वस्तु को रखिए, इसके बीच में कहीं भी वस्तु को मान के चलिए यहाँ पे रखते हैं, तो प्रतिबिंब इसके पीछे और बड़ा बनेगा, ठीक है। तो लेंस के पीछे आभासी, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी, आभासी बनेगा, और प्रतिबिंब जितना होगा उससे बड़ा बनेगा, तो बड़ा भी बनेगा, ठीक है। आभासी के साथ साथ क्या बनेगा भाई, बड़ा बनेगा, ठीक है। तो आभासी के साथ साथ क्या बनेगा भाई, बड़ा बनेगा। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया। क्या हो जाएगा, दिमाग पे रखना भाई, आभासी और बड़ा होगा। लेकिन अभी मैंने एक चीज आपको इससे पहले समझाया था कि देखिए, प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि भाई आभासी और बड़ा होता है। कंडीशन सुनिए, क्या कह रहा है कि भाई आपको रहना कहाँ है, फोकस और ध्रुव के बीच में रहना है। तो फोकस और ध्रुव के बीच में जब आप रहिएगा, कंडीशन देखिए, जब आप कंडीशन अप्लाई कर देते हैं तो रूल भोर पर आ जाता है, क्योंकि रूल वहां फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि आप अपना थॉट रख रहे हैं। जब आप अपना थॉट पेश करेंगे तो रूल अपना तो रखना ही अलग हो ही जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे इसने कहा कि भाई हमको रहना है फोकस और ध्रुव के बीच में। तो भाई मैंने कहा कि ठीक है, तुमको यहाँ रहो, तुम्हारा प्रतिबिंब मैं यहाँ बना देता हूं। तो इसके लेंस के पीछे बना, आभासी बन गया, और वस्तु से बड़ा बन गया, ठीक है। दिमाग पे रखना भाई, फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी कि प्रकाशीय केंद्र के बीच में जब आप रखेंगे प्रतिबिंब को, वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और बड़ा बनेगा। कंडीशन नंबर हो गया, ठीक है। अब इस तरह से आप प्रतिबिंब को बना सकते हैं। तो चलिए बताते हैं नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे। चलिए भाई, यहाँ पे कह रहा है कि तीन समान बल्ब, एक वो बॉल यहाँ पे मान के चलिए कि ये इस तरह से बल्ब है, तो ये तीन बल्ब एक जैसा है, ठीक है। ये तीनों बल्ब एक जैसा है, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये तीन बल्ब जो है ना एक जैसा है, ठीक है। ये तीनों का बल्ब एक जैसा है, और इसको एक बैटरी यानी कि 6 वोल्ट के बैटरी के समानांतर क्रम में संयोजित कर दिया गया। क्या क्रम में, समानांतर क्रम में संयोजित कर दिया। यदि परिपथ में 0.6 धारा प्रवाहित की जा रहा हो तो प्रत्येक शक्ति क्या, मतलब शक्ति कितना होगा, ठीक है। ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो भाई करना क्या है, इसके पावर को एम्पियर से, धारा से, मतलब वोल्ट को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसके पावर शक्ति क्या निकल जाएगा, यानी कि पावर इसका निकल जाएगा। वी आई कर दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, शक्ति निकल जाएगा। तो चलिए वी का मान कितना भाई, 6 वोल्ट है। आई का मान कितना भाई साहब, तो 0.6 है। तो ये हो गया 6 का 36। तो इस तरह से हमारा पावर है, वोल्ट इसका निकल गया, ठीक है। तो इसका ये आपका पावर यानी कि वाट निकल गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ एनी डाउट, कोई इसी तरह के डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, इसमें मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सवाल आपके देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रियाओं के बारे में क्या कथन सत्य है। तो विच यहाँ पे कह रहा है, सुनिएगा, यहाँ पे जो दे रखा है, सुनिए इसको देखिए भाई। यहाँ पे देखिए Zn प्लस Zno है, ठीक है। Zno है, और यहाँ पे एस लिखा है। एस का मतलब होता है ठोस, और यहाँ पे कार्बन सी लिखा है, यानी कि यहाँ एस भी लिखा है, तो ये भी मतलब ठोस है, ठीक है, ठोस है। और ये बना कथी, Zn और एस है, और यहाँ पे CO2, यानी कि यहाँ पे G बन गया, यानी कि ये गैस बना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए। तो ये पूछ रहा है कि इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में पूछ रहा है। तो देखो भाई, पहले यहाँ पे क्या करो, इस पे +2 लिखो, यहाँ पे -2 लिखो, ठीक है। और यहाँ पे 0 लिखो। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, 0, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया 0। और यहाँ पे कार्बन हो गया -2, ठीक है। यानी कि
एक यहाँ पे क्या हुआ, +2 से 0 पे पहुंच गया और ये एक 0 से -2 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई साहब, देखिए इसमें क्या हुआ कि एक का जिंक का इसमें ऑक्सीकरण हो, रिड्यूसिंग हो गया, यानी कि जिंक घट के आ गया 0 के पास और कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो गया, यानी कि ये -2 को ग्रहण कर लिया, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो गया। तो यानी कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2 सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आप कह सकते हैं कि ए सही है इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी दोनों सही है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यानी कि जिंक का क्या हुआ भाई, अपचयन होगा, मतलब देखिए जिंक +2 से घट के कहां पहुंच गया 0 पे, और यहाँ पे देखिए और कार्बन 0 से -2 के पास पहुंच गया, ठीक है, +2 का सॉरी इसका +2 ये -2 है, ठीक है। तो ये 0 से +2 पर पहुंच गया और ये +2 से 0 पर, यानी कि एक जो है घट गया और एक जो है बढ़ गया, तो इसका ऑक्सीडाइजिंग होगा, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। आप पढ़े होंगे ऑक्सीकरण बोलते हैं, ऑक्सीकरण, या इसी को बोलते हैं उपचयन, उपचयन बोलते हैं, ठीक है, उपचयन, बात समझ में आ रहा है, उपचयन बोलते हैं। और एक क्या हो रहा है, तो इसका उपचयन हो गया, लेकिन इस क्रिया को अगर देखा जाए, ठीक है, इस क्रिया को अगर देखा जाए साहब, तो इस क्रिया का घटा हुआ है, यानी कि इसका हुआ है अवकरण, अवकरण यानी कि अपचयन, अपचयन, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अपचयन, ओके, तो अपचयन ध्यान पे रखना है, ठीक है। तो इस तरह से अपचयन इसका हुआ, तो जिंक का क्या हो गया, अपचयन हुआ, और कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। तो यही कंडीशन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, ए और बी, ए और 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। तो हमें लगता है कि आप इस बात को समझ गए होंगे और सहमत हैं, तो लाइक कर दीजिए एक बार, ठीक है, सब लोग एक बार लाइक कर दीजिए जो जो हमसे अभी जुड़ चुके हैं। और हमारा क्लास प्रतिदिन 8 बजे से 8:05 पे शुरू हो जाएगा, तो आप हमसे जरूर जुड़े, ठीक है। चलिए यहाँ पे सवाल आ गया दूसरा, ठीक है भाई, देखिए दूसरा सवाल है आपके लिए, यहाँ पे क्या है, तो कह रहा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित सीधे धारावाहिक चालक पर आरोपित बल को से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है भाई। देखिए कह क्या रहा है, सुनिएगा, कह रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित सीधे धारावाहिक चालक पर आरोपित बल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, मतलब इसमें कौन से कथन पालन, ये 2 कथन दे रखा है भाई, ठीक है। ये देखिए बहुत हैरान करता है, परेशान करता है एग्जाम में सवाल ये, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले तो आप थ्योरी को कंप्लीट समझिए, ठीक है। मैं थ्योरी का भी बैच बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, जैसे ही थोड़ा सा टाइम इंक्रीज हो जाता है, आप लोग सपोर्ट करने लगते हैं, तो थ्योरी का भी क्लास एक्सप्लेनेशन पूरा पूरा डिटेल्स में बना दूंगा, वो भी फ्री हो जाएगा, ठीक है, एकदम यूट्यूब पे फ्री रहेगा, कोई पेड का कोर्स नहीं है ये। टाइगर बैच को ज्वाइन कीजिए और एकदम फ्री पढ़ के ग्रुप डी में साइंस 25 में 25 लाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ऐसा एक भी पेमेंट का चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है, आप प्रतिदिन जुड़िए केवल, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए पहला सवाल, तो इस तरह से सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, तो कह क्या रहा है कि देखिए बल की दिशा चालक में परावाहिक धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करती है, ये बात गलत है, ठीक है। अब सुनिएगा, बल की दिशा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है जिसपे चालक स्थित होता है, जरूर भाई, कह रहा है बल की दिशा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है जिसमें चालक स्थित होता है, भाई कंटेंट वहीं पे क्रिएट होता है जहां पे आदमी होता है, ठीक है। यानी कि ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होगी जब उसके अंदर चालक प्रवाहित हो, चालक धाराएं प्रवाहित होगी, तब तो उसके चुंबकीय क्षेत्र उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू करेगा, तब ऑप्शन नंबर ए हो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो भाई दिमाग पे रखना केवल बी, ओके, ऑप्शन नंबर ए में केवल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ओके। नेक्स्ट सवाल देखिए, चलिए यहाँ पे आगे आपके लिए नेक्स्ट सवाल, तो कहने का मतलब है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारित दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा, यानी कि एम का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो भाई देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब का आवर्धन पूछा जा रहा है, तो कहने का मतलब है एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर और 20 वस्तु को मतलब यू हो गया फोकस दूरी वाले,
ठीक है। फोकस दूरी, एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी दर्पण यानी कि फोकस यानी कि एफ हो गया, तो प्रतिबिंब पहले निकालना पड़ेगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना हो, क्योंकि आवर्धन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आवर्धन यानी कि एम बराबर क्या होता है, भी बटा माइनस भी बटा यू होता है, ये फॉर्मूला होता है, यानी कि वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले ये आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये चाहिए ही चाहिए। तो पहले सबसे पहले तो भी आपको चाहिए, तो भी आप निकालेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ देखिए, अब भाई दर्पण कौन से है, तो देखिए यहाँ पे फोकस, किसी वस्तु को फोकस दूरी वाले अभिसारी दर्पण, अभिसारी का मतलब होता है अवतल दर्पण, ठीक है, ठीक है, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण यहाँ पे देखिए एफ है, एफ बराबर होता है भाई भी प्लस 1/u, कोई दिक्कत, चलिए अब क्या होता है, तब फोकस इसका तो माइनस होगा भाई, तो चलो यहां क्या करते हैं, पहले भी कर देते हैं यहाँ पे, तो 1/, यहाँ पे एफ माइनस 1/u, तब वस्तु का देखिए इसमें सब ऋणात्मक होना चाहिए, ठीक है, सब ऋणात्मक होगा, कोई दिक्कत नहीं, कंडीशन हमें, चलिए अब देखिए, तो ये क्या हो गया -40, -40, और u भी इसमें माइनस से होगा, तो -20, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/v, ठीक है, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से 40 करोगे तो 40 ही आएगा, ठीक है, 40 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे -1, ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 2, तो आ गया भाई साहब v बराबर 1/40, ओके, तो v बराबर कितना आ गया भाई 40, ओके। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कहता है, यहाँ देखिए v का मान कितना आ गया 40, अब हमारा फॉर्मूला कथी कहता है, m बराबर v माइनस u, ठीक है, यानी कि वस्तु को प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना भाई 40 माइनस, यहाँ पे 40, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो -40 हो जाएगा। अब प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे यहाँ पे तो आपको ये ही रखना पड़ेगा, सॉरी कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रहा है, हाँ फोकस दूरी ये है तो 20 प्रतिबिंब, ठीक है, तो यहाँ पे -40 रखिए, और 40 से 40 काट दीजिए, तो -1 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, कोई दिक्कत, नो डाउट आपको समझ में आ गया होगा कि इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए कैलकुलेशन यही करने का प्रक्रिया है, दूसरा कोई और कैलकुलेशन पर करने का कोई प्रक्रिया नहीं है। अगर आप कोई और मार्ग ढूंढ रहे हैं तो हमें लगता है कि आप मुश्किल रास्ते पे जाने वाले हैं, क्योंकि आसान रास्ते तो इतनी से शुरू होंगे, ठीक है। चलिए सवाल आपके, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए यहाँ पे भाई, देखिए अब क्या, मैंने जो एक पहले चर्चा किया था स्वपोषी, स्वपोषी के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई स्वपोषी है तो उसको क्या नहीं चाहिए, तो मैंने पहले आप समझिए, मैंने उस समय जो बात किया था उस कंडीशन को पहले समझ लो, ठीक है भाई। यहाँ देखो मैंने ये कहा था कि मान लीजिए एक पौधा है और इसकी एक पत्ती है, मैंने जो बताया था वही फिर से बता रहा हूं, तब इस सवाल आप क्या कर बना लोगे, ठीक है। इसको चाहिए क्या, तो पहले मैंने बताया था CO2 चाहिए, फिर इसको क्या चाहिए, सूर्य के प्रकाश चाहिए, फिर इसको इसके अंदर एक चीज होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बोलते हैं, और इसको जल चाहिए नीचे से, जड़ से जल, जिसको H2O बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या नहीं चाहिए, तो ये रिलीज करता है, रिमूव करता है, ये एक पौधा क्या रिमूव करता है भाई, तो एक पौधा रिमूव करता है ऑक्सीजन, क्या रिमूव करता है, ऑक्सीजन छोड़ देता है, कभी करता है भाई, छोड़ देता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है, तो ऑक्सीजन ये तो खुद दे रहा है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ओके। देखिए अगर बातें समझ में आ जा रहा हो तो जरूर लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, हमसे जरूर जुड़िए, ठीक है। हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका जो 25 में 25 आने के जो सपना है मैं वो 100% पूरा कर दूंगा, ठीक है। बस हमसे जुड़ा रहे, ये प्रीवियस ईयर चल रहा है, ये तो PYQ चल रहा है, PYQ, ठीक है। और ये जैसे समाप्त होगा तो आपको हमारा मॉडल पेपर जो आएगा, हमारा जो मॉडल पेपर जो अपना खुद का मॉडल क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसके प्रैक्टिस करवाए जाएंगे और वो आपको पहुंचा देगा ग्रुप डी के फाइनल लिस्ट के सिलेक्शन में, ठीक है। तो जरूर जुड़िए हमसे, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं नेक्स्ट। यहां पे देखिए
अब कह रहा है, सुनिएगा, बेंजीन के संरचनात्मक में कितने द्विबंध होते हैं? बेंजीन की संरचना में कितने द्विबंध होते हैं? तो देखिए बेंजीन हो गया, समझिए, पहले मैं आपको बेंजीन के आकृति बताता हूं। ये बेंजीन हो गया भाई साहब, देखिए। अब आपने कहीं ये देखा हो, ठीक है, आप देखो, आपने अगर कहीं ये देखा हो तो वो भी दिखाता हूं आपको। चलो ठीक है, ये भी देख लो। ओके, इस तरह से देखो। अब यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, और एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ। तो देखो कै गो हो गया, देखा, गिन लो एक बार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार गिन लो, 1 2 और यहाँ पे 3, यानी कि कहने का मतलब 3 गो हुआ। यानी कि स्ट्रक्चर में द्विबंध की संख्या कितने हैं? ऑप्शन में 3 है और 3 मार देना है, समझने में कोई दिक्कत? द्विबंध यानी कि दो बंधन जहां जुड़ते हैं, दो बंधन, एगो एगो दूगो, दो बंधन जो जुड़ते हैं किसी कार्बन बॉन्ड से, तो उसको द्विबंध बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैं जैसे बता रहा हूँ, एक कार्बन हो गया और इस कार्बन से दो बॉन्ड जुड़ गया, तो इसको द्विबंध बोलेंगे। ठीक है, कभी बोलेंगे द्विबंध। ठीक है, द्विबंध। अच्छा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं भाई? डबल बॉन्ड। लेकिन कार्बन के, अगर कार्बन कार्बन इस तरह से बोले तो इसको त्रिबंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? त्रिबंधन, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ट्रिपल बंधन बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ओके भाई, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पे कार्बन कार्बन इस तरह से एक बॉन्ड जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं भाई? इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। कार्बन कार्बन एकल बंधन, इसको हिंदी में बोले तो एकल बंधन, एकल, एकल बंधन, एकल बंधन। अगर कार्बन कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ रहा है तो उसको बोलेंगे एकल बंधन। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। क्या बोलेंगे भाई? सिंगल बॉन्ड। तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि बंधन, बंधन द्विबंध का मतलब क्या है। ठीक है, द्विबंध का मतलब यानी कि दो बंधन, त्रिबंध का मतलब तीन बंधन, और सिंगल बॉन्ड के एक बंधन। ठीक है भाई, अगर कोई सोच रहा भाई चार बंधन वाला होता भी क्या, तो चार बंधन नहीं पाए जाते हैं, चार बंधन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब चतुर्थ बंधन नहीं पाया जाता है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक बॉन्ड। ठीक है, तो वो नहीं पाए जाते हैं, केवल बस तीन ही होते हैं, डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो दिमाग पे इस बात को रख सकते हैं। चलिए, हमें लगता है कि आप इन चीजों के बारे में समझ गए होंगे। अब बेंजीन का फॉर्मूला जो यहाँ पे होता है बता देते हैं, C6H6 होता है। कोई दिक्कत? चलिए, अब आ जाइए यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे जो आया मैंने बताया आपको, वहीं आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, 16 नंबर सवाल सुनिए। C6H6 की समजातीय श्रेणी से संबंधित है। मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि ये फार्मूला बेंजीन जिसका यहाँ पे जिक्र कर किया गया है, C6H6 किस जात से संबंधित है? जात समझ रहे हैं ना, कि हर व्यक्ति किसी ना किसी जाति से संबंधित होता है, तो ये पूछ रहा है कि ये किस जात से संबंधित है। तो ठीक है भाई, यहाँ पे ये साइक्लो अल्केन। अब इस साइक्लो अल्केन क्यों है मैं बताता हूं। जब इस तरह से कोई बॉन्ड आपस में बंद हो जाता है, ठीक है, जब अपने आपस में बंद हो जाता है, एक डिब्बा की रचना तैयार हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, जैसे ये बंद हो गया, इस तरह से बंद हो जाता है। इस तरह से जब बंद हो जाता है तो इस तरह के कैटेगरी, तीनों कैटेगरी को हम बोलते हैं साइक्लो। क्या बोलते हैं भाई? साइक्लो। साइक्लो बोलते हैं। ठीक है, साइक्लो बोलते हैं। ठीक है, और ये अल्केन से जुड़ा है इसलिए साइक्लो अल्केन बोलते हैं इसको। ठीक है भाई, दिमाग पे रख सकते हैं। चलो भाई, ठीक है, अब इन कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इन कैटेगरी को बोलते हैं भाई, इनको बोलते हैं संतृप्त, संतृप्त अल्केन, संतृप्त अल्केन इसको बोलते हैं। ठीक है, कौन अल्केन? संतृप्त अल्केन, यानी कि अंग्रेजी में बोले तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, अब इसके एक फार्मूला होते हैं, अल्केन का एक फार्मूला होता है, तो जो सामान्य सूत्र इसको बोलते हैं, सामान्य सूत्र। दिमाग पे रखिएगा। आंसर आपका तो ये डी हो चुका है, इस सवाल का जो आंसर है डी हो चुका है, लेकिन मैं इन सब को डिटेल कर रहा हूं
तो इसका समान सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। अब अल्काइन होता है, अल्काइन जिसमें YN लगा हो तो इसको समझ आना है माइनस वाला होगा, तो CnH2n माइनस 2, ठीक है। और ये अल्कीन है जिसका प्लस ENE लगा हो तो समझ जाना है कि भाई क्या है, तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, मतलब इस तरह से जोड़ दो छोड़ दो घटा दो, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहां देखिए फिर से पूछ रहा है भाई, इस सवाल तो ही है, दोबारा टाइप हो चुका है। चलिए यहां पे देखिए सवाल क्या कर रहा है, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस F और ध्रुव P के बीच किसी बिंदु पर रखा गया तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसा बनेगा और कहां होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। अब चलिए दर्पण बनाते हैं ये। अब ये आपका दर्पण हो गया भाई साहब उत्तल दर्पण। वैसा दर्पण जिसके परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, वैसा दर्पण जिसके परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे शायद अवतल दर्पण ही कहा है, चलिए ये देख लीजिए, अवतल दर्पण है, ठीक है। चलो भाई ये सवाल हो गया। ये जो बाहर यहाँ पे जो रहता है इसको पी कहते हैं, यानी कि ध्रुव कहते हैं। इसी को ध्रुव यानी कि अंग्रेजी में बोले तो पोल, ध्रुव को अंग्रेजी में ध्रुव यानी पी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पोल, इसीलिए पी से सूचित किया जाता है इसे, ठीक है। अब यहाँ जो होता है इसको एफ कहते हैं और यहाँ जो होता है इसको सी कहते हैं, यानी कि इसको केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र, ओके, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र और इसको बोलते हैं फोकस। इसके बीच में किसी वस्तु को रखना है, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पे किसी वस्तु को रखना है, तो जब इसको वस्तु को जब रखेंगे तो यहाँ रखेंगे तो इस वस्तु के प्रतिबिंब पीछे और उल्टा बनेगा, ठीक है भाई, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो भाई दर्पण के पीछे, इसका कंडीशन हो गया दर्पण के पीछे, याद रखना भाई, कहा दर्पण के पीछे। कैसे भाई, तो बड़ा, कैसा बनेगा तो बड़ा, और कैसा तो आभासी। तीन कंडीशन इसके लिए होता है। कैसा, दर्पण के पीछे, बड़ा, आभासी। तो इसमें देखिए क्या है, दर्पण के पीछे और बड़ा, ये दो कंडीशन यहाँ में दे रखा है भाई। जितने कंडीशन होते हैं उतने कंडीशन मैं डील कर दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है। आपके सारे सेक्शन का गुर्दा निकाल देंगे हम, ठीक है। बस आप जुड़े रहिए हमसे। दर्पण के पीछे और बड़ा, तो मैंने यहाँ पे लिखा दर्पण के पीछे बड़ा और आभासी बनेगा, तो देख लीजिए कंडीशन यही होगा इसके फॉर्मूला का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 18 नंबर सवाल है, कह रहा है विद्युत जनरेटर में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु चालक को घुमाने के लिए ठीक है, चालक को घुमाने के लिए प्रयुक्त ऊर्जा होती है क्या, क्षेत्र। तो ठीक है, कैसा होता है, तो भाई विद्युत जनरेटर, आप विद्युत जनरेटर ऐसे आपने देखा होगा फिगर किताब के अंदर ऐसा, ठीक है। इसके अंदर डायनामो लगा रहता है, तो ठीक है, ये इसको ये जो होता है इसको घुमाता है, ठीक है। तो ये घुमाता है तो पहले घूमता है, कभी करता है, ये विद्युत मोटर में क्या होता है, रोटेट करता है। जब ये कोई चीजें रोटेट करता है इस तरह से, जब कोई रोटेट होता है तो इसको बोलते हैं यांत्रिक। क्या बोलते हैं भाई, यांत्रिक बोलते हैं, दिमाग पे रखना भाई, क्या बोलते हैं इसको, यांत्रिक। और ये जब घूमता है तो एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, क्या होता है, एक अपना एक क्षेत्र एरिया उत्पन्न करता है। जब ये घूमता है तो एक एरिया यानी कि एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जब अपना क्षेत्र उत्पन्न करता है तो उसको चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ओके। क्या बोलते हैं भाई, इसको चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, तो यांत्रिक हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तो ऑप्शन देखो कहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र और यांत्रिक, ठीक है। तो ये दिमाग पे रख लेना है, ठीक है, ओके भाई। नेक्स्ट सवाल, कोई दिक्कत है यहाँ पे, किसी तरह का दिक्कत नहीं है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे, या आप चैट सेक्शन में लिखे, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे चल रहा है उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ देखिएगा 19 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेप अभिक्रिया, अवक्षेप अभिक्रिया का मतलब कहीं ना कहीं कुछ बनता हो उसी को अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो अवक्षेप अभिक्रिया का मतलब क्या था, तो ये मतलब हमारे जो अभिक्रिया के दौरान जो कुछ ना कुछ बनता है उसी को अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप का सिंबल नीचे को होता है, लेकिन ये फिगर में कहीं नहीं दर्शन दिखाया गया है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है आपको।
समझ में आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अभिक्रिया यही है अवक्षेप के रूप में, यानी कि यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे ये अवक्षेप के रूप में बना है, ठीक है, अवक्षेप के रूप में, अवक्षेप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ओके भाई, दिमाग पे रखना, ऑप्शन नंबर सी। अब यहां पे सवाल है 20 नंबर, 1000 वाट का इलेक्ट्रिक रोस्टर 200 वोल्ट पर संचालित होता है, तो इसकी कुंडली में प्रतिरोध क्या होगा, मतलब प्रतिरोध क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। अब आपसे रेसिस्टेंस के बारे में नहीं कि आर के बारे में पूछा जा रहा है, तो भाई ये हो जाएगा वी स्क्वायर बटा पी, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, वी स्क्वायर बट्टा पी। चलो भाई, तो यहाँ पे देख लो आर हो गया, और वी स्क्वायर है तो 220 जो है उसको 2 बार लिख लो, और यहाँ पे भाई 1100 वोल्ट, ठीक है, तो 00 से 00 खत्म, और 11 दूना 22, अब 22 दूना 44, 44 ओमेगा आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी इज राइट, ओके भाई, ठीक है, ध्यान रखना भाई, सवाल को ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई पी, आप इस पर रखेंगे तो वी का मान यहाँ पे क्या रखा है 220 वोल्ट है, और पी यानी कि पावर यानी कि शक्ति, वाट, शक्ति का ऐसे मात्रक होता है वाट, ठीक है, तो ये वाट है, और यहाँ पे पी की जगह पे रख दीजिएगा, तो ये आपका एक रिजल्ट प्राप्त होगा जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपका कुछ 44 प्रतिरोध आएगा, ठीक है। चलिए सवाल देखिए यहाँ पे, अब कह रहा है भाई देखोगे 21 नंबर सवाल है, विद्युत मोटर संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत मोटर जो जिसपे संबंधित है उसके कथनों पे विचार करना है, तो भाई कह रहा है कि विद्युत मोटर में विभव बलय प्रयुक्त होता है, ये भी देख लेना है। दूसरा देखना है मोटर की कुंडली पर कार्य बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है, इसमें से कौन सा कथन सही होगा। तो भाई देखिएगा, इसमें जो कथन होगा वो इसमें केवल और केवल एक कथन हमें लगता है कि सही है, ऑप्शन यहाँ पे 2, ये वाला बात कथन सही है। तो भाई देखिए इसमें कौन सा कथन, एक ही कथन है, ठीक है, तो भाई ऑप्शन नंबर, ठीक है, यानी कि 2, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, केवल ऑप्शन नंबर डी सही है, ओके। तो ये कह रहा है कि विद्युत शक्ति यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो वह रोटेट करता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, विद्युत उसमें कार्य करते हैं, तो ये हमारे कंडीशन नंबर डी इज राइट, ओके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। चलिए सवाल सुनिएगा, 22 नंबर सवाल है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरो एल्कली प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि भाई देखिए यहाँ पे सवाल होता है NaOH, ठीक है, और ये क्या होता है भाई, कह रहा है क्लोरो एल्कली विधि से तैयार कराया जाता है। इस प्रक्रिया में 3 उत्पाद क्लोरीन, यहाँ 3 उत्पाद क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है क्या। तो भाई देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है क्या, तो भाई हमें लगता है कि बनता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरल के लिए विधि से तैयार किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन यहाँ पे तीनों चीजें तैयार की जाती है, ये भी बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी बनता है, क्लोरीन गैस भी बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी उत्पादन तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये दोनों कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन में क्या लिखा होगा, तो दोनों कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ओके। चलिए यहाँ पे है, अब कह रहा है सुनिएगा 17 समूहों के तत्वों का संयोजकता क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 17 समूह, अब इसके क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप जानते ही हैं, पीरियोडिक टेबल का आकार में बनाता हूं, यहाँ देखिएगा ऐसे करके होता है, ठीक है, ऐसे कुछ करके होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे 18 होता है, और यहाँ पे 1 होता है, ठीक है, और यहाँ पे होता है 17, यानी कि 7A, ठीक है, और इसी में होता है फ्रूटिकल बरियात में, फ्रूटिकल बरियात में आता है, ओके, ये होता है। तो आपसे पूछ रहा है 7A का कंडीशन कैसा होता है, ठीक है, तो 7A का जो कंडीशन मैं बताने वाला हूं वो ध्यान से देखना भाई। तो इसके क्या होता है 7A, ठीक है, 7A
ए, तो ये 7 इसके पास इलेक्ट्रॉन 7a लिख रहा है, इसका मतलब इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अष्टक पूरा करने के लिए और कितने चाहिए, अष्टक को पूरा करने के लिए और कितने चाहिए, इसको इसका रिक्वायरमेंट और कितना हो सकता है कि ये चाहिए, इसको और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो इसको और इलेक्ट्रॉन यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या को चाहिए, एक चाहिए। ठीक है, सुनिएगा, यहाँ देखिए पहले से 7 है इसके पास और एक इसको चाहिए, तो कितना हो जाएगा 8। इस तरह से अष्टक पूरा हो जाएगा, तो जितना चाहिए वही उसका संयोजकता कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। तो इस तत्व में इसका, अब इस फ्लोरीन के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा क्रिया ऋणात्मक धातु है ये, ऋणात्मक ऋणात्मक ऋणात्मकता। ठीक है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा ऋणात्मक तत्व है, कौन, ये वाला फ्लोरीन, सबसे ज्यादा दुनिया का सबसे ज्यादा कहा जाए तो ऋणात्मक तत्व ये है। और इसी के अंतर्गत आता है फ्रूटिकल बरियात में आता है क्लोरीन गैस, ग्रुप 17 में ही आता है। और इस तरह से ब्रोमीन आयोडीन इसी ग्रुप में आता है। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल कर दूं, ठीक है, आपको थोड़ा सा डिटेल कर देता हूं। यहाँ देखिए, अब वर्ग 1 में जो तत्व होते हैं, जैसे हलीना के रूबिक ऐसे, हलीना के रूबिक कैसे गई फ्रांस। ठीक है, हलीना के रूबिक कैसे गई फ्रांस, एक से मैं लिख देता हूं थोड़ा, चलिए। ग्रुप 1 में हलीना के रूबी कैसे गई फ्रांस। ठीक है, तो ये क्या होता है, ग्रुप 1 जो तत्व होता है इसको बोलते हैं 1A, इसको क्षारीय धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, क्षारीय धातु बोलते हैं, क्षारीय धातु बोलते हैं। अब ये क्षारीय धातु क्या करता है, तो ये जो किसी भी अपना ऑक्साइड जो किसी भी तत्व से जब अभिक्रिया करके ये कुछ बनाते हैं, तो वो अक्सर ये क्या होते हैं, धातु क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं भाई, क्षारीय होते हैं। जब धातु के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं, दिमाग पे आपने पढ़ा होगा, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड क्या होता है भाई, क्षारीय होता है। कोई दिक्कत, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। इसके आगे एक होता है वर्ग 2, उसको क्षारीय वर्ग 2 थी, मतलब यहाँ पे 2A का तत्व जो होता है इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, मैं और भी जैसे जैसे आता जाएगा सारे तत्वों के बारे में मैं डिटेल्स करता रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे। चलिए 24 नंबर सवाल है, और निम्नलिखित में से कौन से बांधों का निर्माण करने में लाभ होता है। अगर हम, जैसे क्या होता है, जैसे नदी हो गया, ठीक, ये नदी हो गया, तो नदी पे जैसे बांध बनता है, नदी के ऊपर जब डैम बनाया जाता है तो इसका क्या फायदा होता है, ये पूछ जा रहा है, लाभ, फायदा, बेनिफिट्स। ठीक है, तो क्या होता है, सिंचाई के लिए जल संग्रह, ये टर्म सही है। जल का असमान वितरण, ये गलत है। विद्युत उत्पादन के लिए जल संग्रह कोई जरूरी नहीं है, जैसे जल बहेगा तो विद्युत उत्पादन तो होगा ही होगा, और भी कंडीशन हो सकते हैं। बांध से निकलने वाले जलों को विद्युत दूर दूर तक स्थानांतरित करने में सहायक होता है। जब हमें क्या होता है, जब हमें नहर में पानी की आवश्यकता होती है, तो हमारा जो डैम्प बना हुआ रहता है, डैम्प, उससे क्या होता है, पानी को हम रिलीज करते हैं, पानी को उसमें छोड़ देते हैं, तो पानी हमारा क्या होता है, नहरों में धीरे धीरे पहुंच के पूरे मतलब क्षेत्र में फैलकर सिंचाई के काम संपूर्ण तरीका से कर सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ से हो सकता है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 समझ में आ रहा है। अब देखिए 1 और 4 कहीं होगा, ठीक है, 1 और 4 भाई कंडीशन में तो 1 और 4, तो यहाँ पे हमें लगता है टाइपिंग करने में दिक्कत हुई है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए कर लीजिए, 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे तो 2 और 4 है भाई, यहाँ हमें लगता है थोड़ा सा टाइप करने में दिक्कत हुआ, 1 और 4, ओके, ठीक है, इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। इसे टाइप करने में थोड़ा दिक्कत हुआ है हमें लगता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये तो पहले वाला सवाल आ गया, ठीक है, तो 25 नंबर सवाल हमको लगता है 2 बार टाइप हो गया है, एक ये पहले था और फिर दोबारा, तो आप इसको आप अभी बना के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, आपको अगर क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करके, लाइक करके और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए
जय हिंद, सभी को गुड नाइट।